डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखे वैध प्रस्ताव के संबंध में आवश्यक नियम। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सेक्शन 2E के अनुसार एक ठहराव होने के लिए आवश्यक है कि एक पक्ष प्रस्ताव करे और दूसरा पक्ष उस पर अपनी स्वीकृति दे, तब ठहराव होता है। और वो ठहराव अगर सभी वैधानिक शर्तों को पूरा करता हुआ होता है, तभी उस ठहराव को राजनियम द्वारा मान्यता मिलती है, वह राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है और अनुबंध कहलाता है। राजनियम द्वारा मान्य होने के लिए न केवल प्रस्ताव बल्कि स्वीकृति भी वैध होनी चाहिए और वैधानिक नियमों के अंतर्गत दी जानी चाहिए। स्वीकृति, प्रस्ताव और स्वीकृति यद्यपि दोनों ठहराव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन स्वीकृति उस चिंगारी के समान है जो एक बार दे दी गई तो ठहराव हो गया, यानी वो बारूद के ढेर में चिंगारी लगाने का काम करती है। अगर एक बार स्वीकृति दे दी गई तो दोनों पक्षकारों के बीच बाध्यकारी संबंध स्थापित हो जाते हैं और दोनों पक्षकार भविष्य में अपने अपने दायित्वों और अधिकारों के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं, यदि स्वेच्छा से कोई पक्षकार इनके प्रति अपना कर्तव्य समझते हुए निर्वहन नहीं करता और उपेक्षा करता है। तो स्वीकृति के संबंध में क्या नियम हैं, आइए हम 1 बाय 1 इसके संबंध में डिस्कशन करते हैं। नंबर 1 है, स्वीकृति सदैव पूर्ण अर्थात पूरे प्रस्ताव के लिए होनी चाहिए और शर्त रहित होनी चाहिए। शर्त रहित स्वीकृति स्थानापन्न, शर्त सहित स्वीकृति स्थानापन्न अथवा प्रति प्रस्ताव होती है। अब आप ये देखिए, मैंने आपको कोई प्रस्ताव किया और उस प्रस्ताव के साथ कुछ शर्तें लगाई। आप एक रोज़मर्रा की घटना के रूप में भी ले लीजिए कि मैं कोई चीज़ खरीदता हूँ। मान लीजिए मैं वेजिटेबल शॉप पर गया और मैंने कहा अंगूर क्या भाव हैं, उन्होंने कहा 150 रुपये किलो। अर्थात वह प्रस्ताव कर रहा है कि अगर आप 150 रुपये प्रति केजी के हिसाब से दें तो मैं आपको अंगूर देने के लिए तैयार हूँ। आपने कहा नहीं 100। अब जैसे ही आपने 100 कहा, उसका 150 रुपये किलो का प्रस्ताव समाप्त हो जाता है और आपका 100 रुपये किलो का प्रस्ताव है। अब आप कह रहे हैं कि अगर 100 रुपये किलो देते हैं तो मैं आपसे अंगूर खरीदने को तैयार हूँ। तो स्वीकृति अगर शर्त सहित दी जाती है, कोई शर्त लगाकर दी जाती है, तो उसे स्वीकृति नहीं कहते बल्कि प्रति प्रस्ताव कहते हैं। तो स्वीकृति अगर दी जानी है तो वो पूर्णतः शर्त रहित होनी चाहिए, पूरा प्रस्ताव स्वीकार करते हुए होने चाहिए। प्रस्ताव के आंशिक रूप से स्वीकार करना स्वीकृति कभी भी नहीं हो सकता। अर्थात स्वीकृति सदैव अनकंडीशनल होनी चाहिए। स्वीकृति मस्ट बी clear, specific and unconditional. It must be very much expressed as acceptance. इसको स्वीकृति के रूप में ही दिया जाना चाहिए। स्वीकृति देने के साथ ही प्रस्तावित प्रस्ताव के साथ संवहित सभी शर्तों से बाध्य हो जाता है। जब तक प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होता तब तक प्रस्ताव करने वाला प्रस्तावक और जिसे प्रस्ताव किया गया है उसे प्रस्ताविती कहते हैं। लेकिन जैसे ही स्वीकृति दे दी जाती है, जिस व्यक्ति ने प्रस्ताव किया था वह वचनदाता और जिसने स्वीकृति दी है इस प्रस्ताव पर उसे वचन ग्रहीता कहते हैं और दोनों अपने अपने दायित्वों और अधिकारों के लिए कानून की शरण ले सकते हैं। दोनों के बीच बाध्यकारी वैधानिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। अतः जैसी ही स्वीकृति प्रस्ताविती ने दे दी, प्रस्तावक अब अपने प्रस्ताव से बाध्य हो जाता है। वह अब अपने प्रस्ताव को वापस नहीं ले सकता। अब अगर वह अपनी बात से पीछे हटता है तो यह अनुबंध भंग कहलाएगा, न कि प्रस्ताव वापस लेना। जैसे ही स्वीकृति दे दी जाती है तो स्वीकृति देने के साथ ही प्रस्तावक प्रस्ताव एवं उसके साथ जुड़ी सभी शर्तों के पालन के लिए वैधानिक रूप से बाध्य हो जाता है। तीसरी शर्त है, स्वीकृति प्रस्तावक द्वारा निर्दिष्ट विधि से अथवा और कोई विधि निर्दिष्ट नहीं की गई है तो उचित एवं प्रचलित विधि से दी जानी चाहिए। उचित विधि क्या होगी, यह
परिस्थितियों से निर्धारित किया जा सकेगा। अब यदि प्रस्तावक ने प्रस्ताव किया है तो संभवतया प्रस्तावक ही इस बात का उल्लेख कर देता है कि स्वीकर्ता को स्वीकृति किस तरह से देनी है। अर्थात या तो वो कोई वाहक बता देगा कि उसके साथ स्वीकृति भिजवा दे, अथवा वह कह देगा स्पीड पोस्ट से भिजवा दे, अथवा वह ये कह सकता है कि स्वीकृति आप टेलीफोनिकली भी दे सकते हैं, अथवा यह कह सकता है कि टोकन रूप में मुझे पेमेंट कर आप स्वीकृति कर सकते हैं। तो स्वीकृति का कोई भी मोड प्रस्तावक ने अगर निर्दिष्ट किया है तो स्वीकृति उसी मोड से दी जानी चाहिए, उसी तरीके से दी जानी चाहिए, अन्य किसी तरीके से नहीं। लेकिन जनरली ऐसा भी होता है कि प्रस्तावक कोई तरीका स्वीकृति का नहीं निर्दिष्ट करे और यह स्वीकर्ता तय करे कि उचित ढंग से स्वीकृति किस प्रकार से दी जानी चाहिए। यदि मान लीजिए कोई ऐसी वस्तु है जो कि तुरंत उसके संबंध में निर्णय लिया जाना चाहिए, एक्सपायरी डेट की है, पेरिशेबल नेचर की है, तो ये मानकर चलिए कि अनलिमिटेड पीरियड इसकी स्वीकृति के लिए नहीं लिया जा सकता और ना ही इस तरह से स्वीकृति दी जा सकती है कि स्वीकृति पहुंचने में, प्रस्तावक तक स्वीकृति पहुंचने में बहुत ज़्यादा विलम्ब हो जाए। तो स्वीकृति अगर कोई निर्दिष्ट तरीका प्रस्तावक ने नहीं बताया है तो उचित माध्यम से दी जानी चाहिए, उचित तरीके से दी जानी चाहिए। और ये तरीका क्या होगा, यह अगर विवाद होता है तो न्यायालय परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित करता है। स्वीकृति प्रस्तावक द्वारा निर्धारित समय में ही, और यदि प्रस्तावक ने ऐसा कोई समय निर्दिष्ट नहीं किया है तो उचित समय में, जो कि मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है, दी जानी चाहिए। किंतु डाक द्वारा स्वीकृति की दशा में स्वीकृति उचित समय में डाक विभाग को सौंप दी गई है, लेकिन डाक विभाग की लापरवाही या गलती के कारण प्रस्तावक तक नहीं पहुंच पाती है या लेट पहुंचती है, तो स्वीकर्ता पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा और विलंब के कारण अनुबंध निरस्त नहीं होगा। यह स्वाभाविक है कि स्वीकृति अगर प्रस्तावक ने कहा है कि 7 दिन में दी जानी चाहिए तो 7 ही दिन में दी जानी चाहिए। उसने यदि कहा है कि 15 दिन के अंदर अंदर स्वीकृति प्रेषित कर दें तो 15 दिन के अंदर अंदर स्वीकृति प्रेषित की जानी चाहिए। लेकिन यदि प्रस्तावक ने कोई भी समय सीमा नहीं दी है तो इसका मतलब यह नहीं कि अनंत समय तक ये प्रस्ताव आपके लिए खुला है। ऐसी स्थिति में उचित समय में स्वीकृति दी जानी चाहिए। अब ये उचित समय भी क्या होगा, ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कई बार लिमिटेशन एक्ट भी लागू होता है, तो लिमिटेशन एक्ट के तहत जो नियम है उसकी अंतर्गत स्वीकृति उस समय सीमा में स्वीकृति दी जानी चाहिए। लेकिन हाँ, इसमें एक स्पेसिफिक केस ये है कि अगर स्वीकृति आपने डाक द्वारा प्रेषित की है, प्रस्ताविती ने अगर स्वीकृति डाक द्वारा प्रेषित की है और उसने स्वीकृति डाक में उचित समय में छोड़ दी प्रस्तावक तक पहुंचाने के लिए, लेकिन डाक विभाग की त्रुटि से, लापरवाही से या अपरिहार्य परिस्थितियों की वजह से प्रस्तावक तक वह स्वीकृति नहीं पहुंच पाती या अति विलंब से पहुंचती है, तो इसके लिए प्रस्तावित जिम्मेदार नहीं होगा, स्वीकर्ता जिम्मेदार नहीं होगा। जैसे ही उसने स्वीकृति डाक में इस तरह से छोड़ी कि वह अब उसके नियंत्रण से, उसको वापस लेना उसके नियंत्रण से बाहर हो गया है, तो उसी दिन से ठहराव हो जाता है और स्वीकर्ता अपने अधिकारों की प्राप्ति कर सकता है और ठहराव की शर्तों के अनुसार ठहराव को प्रवर्तित कराने के लिए बाध्य कर सकता है। प्रस्तावक यह कहकर दायित्व मुक्त नहीं हो सकता कि डाक से उसे स्वीकृति बहुत विलंब से मिली अथवा मिली ही नहीं। साधारण प्रस्ताव की दशा में प्रस्ताव की शर्तों का पालन भी गर्भित स्वीकृति माना जाएगा। पृथक सूचना देने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि मैंने स्पष्ट किया, साधारण प्रस्ताव या सामान्य प्रस्ताव वह है जो जन सामान्य के लिए खुला रहता है। जन सामान्य अर्थात किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए वो प्रस्ताव नहीं होता, उस किसी भी व्यक्ति के लिए होता है जो उसे स्वीकार कर सके। अब ऐसे प्रस्ताव में अगर किसी व्यक्ति ने उस प्रस्ताव की शर्तों के अनुसार कार्य कर दिया है, व्यवहार कर दिया है, आचरण कर दिया है, तो यह उस व्यक्ति द्वारा प्रस्ताव की गर्भित स्वीकृति मान ली जाएगी, चाहे इसकी सूचना दी गई हो, पूर्व सूचना लिखित में या मौखिक रूप से दी गई हो अथवा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर
किसी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए एक खोया पाया का विज्ञापन है कि अमुक बैग अमुक से अमुक दूरी के बीच कहीं गिर गया है, उस बैग में ये सामान है। कोई भी व्यक्ति जो उसे निर्धारित स्थान पर दिए गए पते पर पहुंचाएगा या दिए गए व्यक्ति के मोबाइल नंबर तक सूचित करके पहुंचाएगा, उसे इतने रुपए का इनाम दिया जाएगा। अब मान लीजिए आपको वो बैग मिल गया और आपने वो बैग अमुक व्यक्ति तक पहुंचाने की कार्रवाई की। वो व्यक्ति तक आपने जब वो बैग पहुंचाया और वो व्यक्ति ये कह देगा भाई मैंने तो सपोज़ करो उसमें जो कागजात थे वो कागजात उसने डुप्लीकेट बनवा लिए और अब उसको उस बैग की उतनी अर्जेंसी नहीं थी, तो वो व्यक्ति हो सकता है जिस व्यक्ति का बैग खोया था वो आपसे ये कह दे कि अब ये मेरे किस काम का, मैंने तो इसके संबंध में सारा व्यय कर दिया और सारे कागजात डुप्लीकेट तैयार करवा लिए प्रोसेस कर तो अब तो मैं इनाम नहीं दूंगा। जी नहीं, उसे इनाम देना पड़ेगा अगर उसने खंडन नहीं किया था तो, क्योंकि यह खुला प्रस्ताव था, यह सामान्य प्रस्ताव था और उस व्यक्ति ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। उसे इसकी कोई पूर्व सूचना देने की आवश्यकता नहीं थी। प्रस्ताव में केवल यही लिखा था जो कोई भी इस बैग को इस पते पर पहुंचाएगा, इस व्यक्ति को पहुंचाएगा, उसे उचित इनाम दिया जाएगा। चूँकि जिस व्यक्ति को बैग मिला उसने उस पते पर उस बैग को पहुंचा दिया, उसे इनाम प्राप्त करने का पूरा हक होगा। स्वीकृति शब्दों में व्यक्त, स्पष्ट अथवा गर्भित हो सकती है। स्वीकृति सदैव मौखिक अथवा लिखित शब्दों में व्यक्त की जाए ऐसा कतई आवश्यक नहीं है। यह आचरण द्वारा, व्यवहार द्वारा गर्भित भी हो सकती है। मान लीजिए मैंने अनुमोदन की शर्त पर या प्री टेस्टिंग की शर्त पर कोई वस्तु ली। मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति से एक बाइक खरीदने का, सेकेंड हैंड बाइक खरीदने का करार किया। अब मैंने उसमें ये शर्त रखी कि मैं 3 दिन इसको चलाकर देखूंगा। इफ़ आई फाइंड इट ओके, अगर मुझे ये सही लगती है तो मैं इसके संबंध में पेमेंट कर दूंगा, अन्यथा ये बाइक मैं आपको वापस दे दूंगा। अब मैंने ये बाइक आज आपसे ली 3 दिन के परीक्षण के बाद इसका अनुमोदन करने के लिए, लेकिन दूसरे ही दिन अगर मैंने इस बाइक को किसी थर्ड पार्टी को बेचने का करार कर लिया है अथवा किसी को किराए दे दिए अथवा इसके संबंध में कोई रिपेयरिंग इत्यादि के लिए सर्विस सेंटर पर इस बाइक को दे दिया है मैंने, तो यह इस बात का द्योतक है कि मैं इस बाइक को लेने का मानस बना चुका हूँ और ये मेरा आचरण और व्यवहार बाइक के क्रय की गर्भित स्वीकृति होगा। अब मुझे पेमेंट ही करना पड़ेगा। मैं सारा ये काम कर यह नहीं कह सकता कि अब मैं बाइक नहीं पसंद कर रहा और मैं आपको वापस करता हूँ। तो स्वीकृति शब्दों में व्यक्त हो यह आवश्यक नहीं, आचरण से गर्भित भी हो सकती है। मान लीजिए एक व्यक्ति आपके यहाँ कोई चीज़ लेकर आया और आपने उस चीज़ में मान लीजिए कोई भी एनीथिंग, सपोज़ करो दूध वाला एक्स्ट्रा दूध बच गया, 5 किलो दूध बच गया साहब, आप ले लेंगे क्या? अब उसने ये पूछा, मैंने शब्दों में उसे नहीं कहा ले लेंगे या नहीं ले लेंगे। मैंने एक 5 किलो की बर्नी लाकर वहाँ रखी और गार्डन में पानी दे रहा था तो उस काम में लग गया, यानी किसी काम में लग गया। मेरा बर्नी लाकर रखना इस बात की स्वीकृति था कि हाँ मैं 5 किलो ये जो दूध तुम लाए हो, तुमने कहा था कि ले लोगे क्या, मैंने बर्नी लाकर रखा, तो इसका मतलब ये है कि हाँ इसमें डाल दो। अब मैं बाद में कहूँ यार ये तो मैंने इसलिए रखी थी, मुझे एक ही चाहिए था, मुझे आधा ही चाहिए था, दिस इज़ नॉट वर्केबल। तो स्वीकृति गर्भित आचरण द्वारा भी हो सकती है। पहले प्रस्ताव का संबंध होगा और उसके बाद ही स्वीकृति मानी जाएगी। बिना प्रस्ताव की जानकारी के किया गया कोई भी कार्य उस प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं माना जा सकता है। ऐसा कई बार कोइंसिडेंस हो सकता है कि आपने जो काम किया यद्यपि आपने किसी प्रस्ताव की स्वीकृति के रूप में नहीं किया, लेकिन बाद में आपकी जानकारी में आता है कि आपने जो कार्य किया था उसके संबंध में एक आकर्षक प्रस्ताव किया गया था कि जो इस कार्य को करेगा उसे इतने रुपए का इनाम दिया जाएगा। अब आप उस इनाम के हकदार इसलिए नहीं होंगे क्योंकि आपने वो कार्य प्रस्ताव की स्वीकृति के रूप में नहीं किया, बल्कि स्वेच्छा से किया था या अन्य किसी कर्तव्य बोध से किया था।
हमेशा क्रम यह रहेगा कि पहले प्रस्ताव, उसका प्रस्ताविती को संवहन और उस संवहन के आधार पर प्रस्ताविती द्वारा उस प्रस्ताव की स्वीकृति के रूप में कोई कार्य किया जाता है तो ही ठहराव होगा, अन्यथा ठहराव नहीं होगा। तो एक्सेप्टेंस कैन नेवर प्रिसीड एन ऑफर, इट विल बी फर्स्ट द ऑफर, पहले प्रस्ताव होगा और उसके बाद ही उसकी स्वीकृति होगी। लालमन शुक्ल बनाम गौरी दत्त का केस इसी तरह का है, जिसमें कि सेठ का जो भतीजा खो गया और मुनीम जो था, जैसे कि अपन सारे रिश्तेदारों को भेजते हैं, अपने अजीज़ लोगों को भेजते हैं ढूंढने, ऐसे सेठ का मुनीम जो उसका स्थायी कर्मचारी भी था वो भी ढूंढने गया। जब काफ़ी समय तक नहीं मिला बच्चा तो विज्ञापन निकाला गया कि ढूंढने वाले को, उसका पता देने वाले को अमुक राशि इनाम में दी जाएगी। मुनीम उस बच्चे को ढूंढ लाया। उसे चूंकि इस प्रस्ताव की जानकारी नहीं थी, वह तो एक सामान्य क्रम में कर्तव्य निर्वहन के नाते गया था और बाद में उसे लोगों ने बताया कि इसका प्रस्ताव किया गया था, ये राशि का हकदार हो गए। वो राशि का हकदार इसलिए नहीं हुआ कि उस प्रस्ताव के स्वीकृति के रूप में वो बच्चे को ढूंढने नहीं गया था, बल्कि कर्मचारी के रूप में, सेठ के कर्मचारी के रूप में वो बच्चे को ढूंढने गया था। अर्थात प्रस्ताव पहले होगा और स्वीकृति बाद में। किसी भी कार्य को अपने अनजाने में किए गए प्रस्ताव की स्वीकृति स्वतः ही नहीं माना जा सकता है। नेक्स्ट है, विशिष्ट प्रस्ताव की स्वीकृति केवल उसी व्यक्ति द्वारा दी जा सकती है जिसे कि प्रस्ताव किया गया है, अन्य द्वारा स्वीकृति मान्य नहीं होगी। लेकिन साधारण प्रस्ताव को कोई भी व्यक्ति स्वीकार कर सकता है यदि वह साधारण प्रस्ताव की शर्तों के अनुसार व्यवहार कर प्रस्ताव स्वीकारता है तो इसकी पूर्व सूचना प्रस्तावक को देना आवश्यक नहीं है। देखिए, प्रस्ताव दो तरह से हो सकता है। एक तो होता है विशिष्ट प्रस्ताव, यानी ए ने बी को प्रस्ताव किया, अब बी ही उस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा। अब ए बी के समक्ष उससे विवाह करने का प्रस्ताव करे और सी कहे कि अगर ये मना करता है तो मैं स्वीकार करता हूँ। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब ये विशिष्ट प्रस्ताव है जो विशिष्ट व्यक्ति को ही किया गया है और वो ही चाहे तो इसे स्वीकार करे और चाहे तो अस्वीकार करे। लेकिन सामान्य प्रस्ताव जन सामान्य के लिए होता है और जन सामान्य में से कोई भी व्यक्ति इसे स्वीकार कर सकता है या प्रस्ताव की शर्तों का पालन करके गर्भित रूप से भी इसे स्वीकार कर सकता है। स्वीकृति का प्रस्तावक को संवहन किया जाना आवश्यक है, अन्यथा स्वीकृति नहीं मानी जाएगी, चाहे अन्य स्रोतों से प्रस्तावक को इसकी जानकारी ही क्यों न हो गई हो। स्वीकर्ता द्वारा ही स्वीकृति का औपचारिक संवहन मान्य होगा। कई बार ऐसा होता है कि आपने किसी व्यक्ति को कोई प्रस्ताव किया, अन्य व्यक्ति यद्यपि उस प्रस्ताव को स्वीकृत करने का मानस बना चुका और उसने 2-4 लोगों से इसकी चर्चा भी कर दी जो उसके खास थे। उन 2-4 लोगों में से कोई आपका भी निकट था और आपको इस बात की इंटरनल इन्फॉर्मेशन मिल गई, आंतरिक सूचना मिल गई कि आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन आपको औपचारिक सूचना प्रस्ताविती अर्थात स्वीकर्ता ने नहीं दी। जब तक स्वीकर्ता स्वीकृति को औपचारिक रूप से प्रस्तावक को सूचित नहीं करे, वह स्वीकृति मान्य नहीं होगी। अन्य किसी व्यक्ति द्वारा अन्य स्रोत से यह जानकारी मिलना कि प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया है ठहराव उत्पन्न नहीं करेगा। अगर स्वीकर्ता ही प्रस्तावक को प्रस्ताव की स्वीकृति की सूचना देता है तो ही ठहराव होगा, अन्यथा ठहराव नहीं होगा। सामान्यतया मौन रहना स्वीकृति नहीं माना जाता और प्रस्ताव पर उचित अवधि में कोई भी प्रत्युत्तर नहीं आना प्रस्ताव अस्वीकृत होना ही माना जाएगा। लेकिन कभी कभी परिस्थितियों के कारण मौन भी स्वीकृति का प्रभाव रख सकता है। इसमें बहुत चीज़ है। मान लीजिए मैंने पसंदगी की शर्त पर कोई वस्तु खरीदी और कहा 3-4 दिन में मैं जवाब दे दूंगा और मैं महीने भर तक जवाब नहीं देता हूँ, तो ये इम्प्लाइड है कि वो वस्तु मैंने रख ली है और अब मुझे उसका पेमेंट ही करना है। मैं महीने भर बाद जाकर कह दूँ कि मुझे वस्तु पसंद नहीं है, नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। कई बार मौन सामान्यतः तो स्वीकृति नहीं माना जा सकता, लेकिन कई बार मौन रहना स्वीकृति होगा। यदि आपके समक्ष कोई व्यक्ति आपके एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है, आपकी ओर से शर्तें तय कर रहा है और आप वहाँ बैठे मौन हैं,
तो इसका मतलब ये है कि एजेंट जो कर रहा है निश्चित रूप से आपने उसको इसके लिए अधिकृत कर रखा है। एक बार उचित अथवा निर्दिष्ट समय व्यतीत हो जाने पर मूल प्रस्ताव समाप्त हो जाता है और बाद में कभी भी उसे स्वीकार करके प्रस्तावक को बाध्य नहीं किया जा सकता। यह बात विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है कि एक बार अगर एक प्रस्तावक ने कोई प्रस्ताव किया है और उस प्रस्ताव को स्वीकार करने का उचित समय व्यतीत हो चुका है तो वो प्रस्ताव स्वतः ही समाप्त हो जाता है। आप अनंत समय तक इस बात की लिबर्टी नहीं ले सकते कि जब इच्छा हुई आपने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर स्वीकृति भेज दी और प्रस्तावक को बाध्य करने का मानस बना लिया और ये मान लिया कि आप दोनों के बीच कानूनी संबंध उत्पन्न हो गए। ऐसा नहीं होगा। अगर आपने उचित समय में स्वीकृति दे दी है तो ही है, अन्यथा मूल प्रस्ताव उचित समय बाद समाप्त हो जाता है। कोई भी स्वीकृति केवल इसलिए अमान्य नहीं होगी कि वह आवेश में आकर अथवा उग्र प्रतिक्रिया स्वरूप दे दी गई है। कानून इस चीज़ को नहीं मानता। अगर आपने स्वीकृति प्रस्तावक को स्वीकर्ता ने स्वीकृति भेजी है, उचित तरीके से प्रेषित कर दी है, तो बाद में इस कारण से उस स्वीकृति को अमान्य नहीं किया जा सकेगा कि वो स्वीकृति तो मैंने आवेश में आकर दे दी थी, उस समय मैंने सोचा समझा नहीं और तुरंत मैं स्वीकृति दे दी, या मैंने बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर वो स्वीकृति दे दी कि ठीक है हो जो कर लो, ले जाओ, चलो मान लिया। ऐसा नहीं है। अगर एक बार आपने स्वीकृति दे दी और उचित तरीके से दे दी, वह स्वीकृति मान्य होगी और वो बाध्यकारी संबंध स्थापित करेगी और स्वीकर्ता उस स्वीकृति से बाध्य होगा। भविष्य में अनुबंध की औपचारिकताएं पूरा करने के आधार पर दी गई स्वीकृति मान्य नहीं होगी, क्योंकि स्वीकृति कभी भी कंडीशनल नहीं हो सकती है। इसलिए अगर स्वीकृति में ऐसी कोई कंडीशन है कि भविष्य में अनुबंध की औपचारिकताएं पूर्ण की जाएंगी तो वह स्वीकृति अमान्य होगी। तो यह स्वीकृति के संबंध में कुछ नियम थे। आप आगे भी कृपया सुनना जारी रखें, इसी प्रकार से आपको टेक्स्ट मिलता रहेगा।